फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक फोर्थ पेपर है आईओटी का, ठीक है ना। और उस आईओटी के पेपर में आपको आर्डिनो बोर्ड पर कोडिंग करनी होती है। माइक्रो कंट्रोलर आपके सिलेबस में है, उस आर्डिनो बोर्ड पर आपको कोडिंग करनी होती है। और जो हम कोड लिखते हैं उस कोड को क्या बोलते हैं, स्केच बोलेंगे। और उस स्केच की कोडिंग जो होती है वो सी लैंग्वेज की एक एक्सटेंशन के फॉर्मेट में होती है, जिसको हम लोग एम्बेड सी कहते हैं, है ना। आज उसी एम्बेड सी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एम्बेड सी होती क्या है? तो एम्बेड सी बच्चों आपके सी लैंग्वेज की एक एक्सटेंशन है, जिसका इस्तेमाल पेरिफेरल डिवाइसेस की कोडिंग के लिए किया जाता है। और हमको किस पर कोडिंग करनी है? हमको कोडिंग करनी है आर्डिनो यूएनओ पर। आर्डिनो यूएनओ के बारे में आपको पता होगा, हमने आपको बताया भी था कि आर्डिनो यूएनओ जो होता है उसमें आपका कौन सा प्रोसेसर काम करता है? एटमेटा 3280, ये आपका उसमें माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। और बात अगर करी जाए कि सर उसमें एनालॉग पिन कितनी होती है, तो 6 एनालॉग पिन्स होती हैं। डिजिटल पिन्स कितनी होती हैं? तो 14 आपकी क्या होती हैं? डिजिटल पिन्स होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे उसमें अगर हम लोग बात करें कि सर उसकी क्लॉक स्पीड कितनी होती है, तो याद रखिएगा 16 जो आपका मेगाहर्ट्ज है वो उसकी क्लॉक स्पीड होती है आर्डिनो बोर्ड की। और मेमोरी की बात करें तो फ्लैश मेमोरी 32 केबी की होती है। जो आपका एस रैम होता है वो 2 केबी का होता है। और ईपी रोम जो होता है वो आपका 1 केबी का होता है। ये इतनी बातें आपको कहाँ याद रखनी है? आर्डिनो बोर्ड के बारे में याद रखनी है। अब मेन समस्या आपकी ये आती है कि सर हम लोग आर्डिनो बोर्ड की कोडिंग करते हैं तो उसकी जो कोडिंग का प्लेटफॉर्म है वो कहाँ किया जाए, है ना। बहुत सारा सेटअप आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत परेशान होते हैं। आज हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे और उसके सेटअप को सीखेंगे और उसके कोडिंग को सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है, गूगल ओपन कर लेना है। हमने गूगल ओपन कर लिया और गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल पर लिखना है वॉकवी। क्या लिखना है आपको? वॉकवी लिखना है। और वॉकवी लिख करके आपको एंटर कर देना है सिंपल से तरीके से। आपको सबसे पहले सबसे ऊपर वाली वेबसाइट दिखेगी वॉकवी की। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आपको माइक्रो कंट्रोलर्स यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको आर्डिनो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और जब आप आर्डिनो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको आर्डिनो बोर्ड्स दिख जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मिनी पियानो का है, अलार्म क्लॉक है, और ये आपका सर्वोस डांसिंग का है, नैनो पोंग है ना, DINO पोंग गेम है। बहुत सारे आर्डिनो बोर्ड्स आपको मिल जाएंगे। मगर हमको कहाँ पर आ जाना है? हमको आ जाना है आर्डिनो यूएनओ वाले सेक्शन पर आ जाना है और हमको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पर आपकी जो स्क्रीन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। लेफ्ट पार्ट में आपको स्केच लिखने के लिए आइडियली एक वर्चुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी और राइट फॉर्मेट में आपको आर्डिनो बोर्ड मिल जाएगा, जिसमें आप अपने हिसाब से चीजों को मेंटेन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सेटअप लगा सकते हो, है ना। जैसा सेटअप आप हार्डवेयर फॉर्मेट में करते हो सेम वही सेटअप आप यहाँ पर वर्चुअली भी कर सकते हो। कोई भी डिवाइस आपको चाहिए, आपको क्या करना है? सिंपल से तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, सारी की सारी डिवाइसेस आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और जिस डिवाइस को आपको लगाना है आप उस पर क्लिक करेंगे और वो डिवाइस आ जाएगी। उस डिवाइस को आप ले जाकर के लगा सकते हैं। कलर बदलना है, कलर बदल दीजिए। और जिसका सेटअप, जिसका कनेक्शन जहां करना है, आप उस चीज का कनेक्शन वहां पर आकर के आराम से आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इसका एक वायर ग्राउंड पिन पर लगा दिया और दूसरा जो वायर है इसको मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करके कहां लगा दूंगा? इसको बच्चों मैंने लगा दिया पिन नंबर 2 पर लगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं और इसका सेटअप कर सकते हैं। तो सेटअप कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वायर्स कहां-कहां लगाने हैं और कैसे अपने आर्डिनो बोर्ड का सेटअप करना है, वो चीज आपको समझ में आ गई। मेन कहानी कहां आती है? मेन कहानी आती है अटकती है सर कोडिंग कैसे करें और कोडिंग में कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, उसके बारे में हमको चर्चा आज की क्लास में करनी है। तो बच्चों कोडिंग जो हम लोग करते हैं वो तो आपको पता है स्केच कहलाता है। और कोडिंग किस फॉर्मेट में होती है? एम्बेड सी के फॉर्मेट में होती है। एम्बेड सी किसे कहते हैं? तो एम्बेड सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की एक एक्सटेंशन है जिसका इस्तेमाल आर्डिनो यूएनओ पर कोडिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक। और ये हमारी जो लैंग्वेज है ये डिवाइस डिपेंडेंट है या पेरिफेरल डिवाइस डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका कोई अर्थ नहीं है कब? जब आप आर्डिनो यूएनओ ना लिए रहो। तो इसका मतलब इस्तेमाल करना है आपको एम्बेड सी का, तो आर्डिनो यूएनओ बोर्ड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। बच्चों आपको याद रखना है कि जो स्केच होता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं।
पहला फंक्शन क्या होता है, तो पहला फंक्शन होता है वॉइड सेटअप का। पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड सेटअप फंक्शन होता है। और वॉइड सेटअप फंक्शन जो है वो पूरे स्केच में एक बार, महज एक बार रन होता है बस। और इसी के साथ साथ जो अगला फंक्शन है वो हमारा होता है वॉइड लूप का, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन हो गया, वॉइड लूप फंक्शन हो गया। और ये जो आपका फंक्शन है ये मल्टीपल टाइम रन होता है, मतलब मल्टीपल का मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक। वॉइड सेटअप कितनी बार रन होगा, एक बार रन होगा। और वॉइड लूप कितनी बार रन होगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक ये आपका रन होता रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात आती है कि दो फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हमको डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, है ना, उसके बाद एनालॉग रीड, एनालॉग राइट हो गया, डिले हो गया, पिन मोड हो गया, सीरियल डॉट बिगिन हो गया, ठीक, मिलीज हो गया, टोन हो गया, नो टोन हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस की पूरी लिस्ट हमको आज पढ़नी है, ठीक। तो बात आती है कि सर इसमें हम लोग कोडिंग कैसे करेंगे। तो जैसे आपने सी लैंग्वेज की कोडिंग देखी है, बस हूबहू वैसी की वैसी कोडिंग होती है, बहुत सारी चीजें वैसी की वैसी मैच करेंगी। जैसे आइडेंटिफायर की बात हो गई, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, पूरा सी लैंग्वेज में जो आपने पढ़ रखा है वो सेम कहानी यहाँ पर रिपीट होगी। आइडेंटिफायर के साथ साथ फिर बच्चों बात आती है किसकी, आपके डेटा टाइप की बात आती है, तो वो भी यहाँ पर मैच होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इंटीजर लेना है, तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इंट लेते हैं। हमने लिया इंट a बराबर 45, तो यहाँ पर क्या आ गया, इंटीजर डिक्लेयर हो गया, ठीक। अभी हमको इंटीजर के साथ साथ सपोज दैट मान लीजिए कैरेक्टर लेना है, हमने ले लिया कैर डेटा टाइप ले लिया। और कैर डेटा टाइप के साथ हमने यहाँ पर ले लिया एक txt, txt में हमने ले लिया एक नाम क्या, a, ठीक है ना, कौन सा नाम ले लिया, a ले लिया। तो ये हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। इसी के साथ साथ हमारे पास और क्या डेटा टाइप होता है, वॉइड होता है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं होता है, नथिंग, ठीक है ना, वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक। वॉइड हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, इसके साथ साथ बूलियन होता है। और बूलियन के लिए हम लोग बूल का इस्तेमाल चाहे तो कर ले, चाहे बूलियन का कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिया बूल, और बूल में हमने ले लिया स्टेटस। क्या ले लिया, स्टेटस। स्टेटस हमारा क्या है, स्टेटस ट्रू है या फॉल्स है, ये आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बूल नाम का भी हमारे पास एक डेटा टाइप होता है, बूल डेटा टाइप हो गया। उसके बाद यहाँ पर अनसाइंड कैर होता है, बाइट होता है ना, बहुत सारे डेटा टाइप हमारे पास होते हैं। बाइट का मतलब आपको कोई बाइट लिखनी है भाई, जैसे हमको लिखना बाइट नम बराबर 23, तो ये बाइट भी आप ले सकते हो। जो बाइट की साइज होती है वो आपकी 1 बाइट के आसपास होती है। 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स होती है। ये बहुत सारे डेटा टाइप हमारे पास होते हैं। ऐसे वर्ड होता है, क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, वर्ड डेटा टाइप होता है। वर्ड डेटा टाइप कितनी स्पेस कवर करेगा, तो 2 बाइट की स्पेस ये कवर करता है। उसके बाद लॉन्ग की बात आती है, तो लॉन्ग 4 बाइट कवर करता है। फ्लोट की बात आती है, फ्लोट कितना कवर करेगा, फ्लोट भी आपका 4 बाइट कवर करता है। तो फ्लोट लिखना है तो यहाँ पर फ्लोट ले लो। फ्लोट में हमने नम बराबर ले लिया 3.6, ये हमारा फ्लोट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक विशेष डेटा टाइप होता है जो किसी लैंग्वेज में नहीं होता, और वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया, स्ट्रिंग डेटा टाइप आपका हो जाता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया नेम बराबर अजय, ठीक है ना, यहाँ पर नेम बराबर क्या लिख दिया, अजय लिख दिया। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है कि एम्बेड सी में सर कमेंट कैसे लगाएंगे, तो कमेंट लगाने का तरीका बिल्कुल वही है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, $/, और मल्टीपल कमेंट के लिए आपको मल्टीपल कमेंट लगाना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा /**, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आ जाना है * और //. ये मल्टीपल कमेंट लगाने का तरीका होगा। यहाँ पर हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं दिस पोर्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है ना। ये हमने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर और एक लाइन लिखनी है तो लिख दो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो अब समझ में आ गई होगी कि सर सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखना है और मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखना है। तो कमेंट की बात भी हमारी हो गई। आगे बच्चों बात आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एक विशेष प्रकार के कंटेनर होते हैं जो अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करते हैं। क्या होगा वेरिएबल, भैया ए यहाँ पर एक वेरिएबल है, टीएक्सटी एक वेरिएबल है, स्टेटस एक वेरिएबल है, नम एक वेरिएबल है, ठीक है ना।
एन एक वेरिएबल है, नेम एक वेरिएबल है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर सर लिटरल और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो 45, 8, ट्रू, 23, 3.6, अजय, ये सब क्या है, लिटरल है या कांस्टेंट है। इसके बारे में भी हमने आपको सी लैंग्वेज में पढ़ा रखा है। न्यूमेरिक लिटरल होता है, स्ट्रिंग लिटरल होता है ना, और आपका बूलियन लिटरल होता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। अगर अभी तक आपने ये सब को नहीं पढ़ा है तो सी लैंग्वेज वाली वीडियो एक बार फिर से देखो, बेसिक्स अपना वहां से क्लियर कर लो, और उसके बाद यहाँ पर आपको काम कैसे करना है ये आप सीख जाओगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर इसमें मान लीजिए हमको कुछ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहला काम बच्चों हमको करना पड़ता है सीरियल डॉट बिगिन, और सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के अंदर हमको वैल्यू देनी पड़ती है 9600। कितना, 9600। ये होता क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये होता है बॉड रेट। क्या होता है, बॉड रेट, किसका, आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ का ये बेसिक सा बॉड रेट होता है, जहां पर हम लोग ये इसको इतना सेट करते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग फंक्शंस को प्रिंट करा पाते हैं। कैसे फंक्शन प्रिंट कराना है, हमको लिखना पड़ेगा यहां पर सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट। ये पहला फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन, जो कि किसके बेसिस पर यूज किया जा रहा है, सीरियल के बेसिस पर, बॉड रेट 9600 बेस, है ना। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, ठीक, इतना लिखा। इतना लिखने के बाद अब हमारा एक कोड लिख उठा है यहाँ पर, हेलो स्टूडेंट्स, है ना, और इसको हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। यहां पर आपको आ जाना है, दिख रही ना एक ग्रीन कलर की बटन, इसको हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन, और सिमुलेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है हेलो स्टूडेंट्स। बात इतनी समझ में आई ना। तो आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। अभी मैं इन सबको हटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या किया हमने, बॉड रेट को सेट कर दिया कितना, 9600। उसके बाद हमने सीरियल डॉट प्रिंट कराया, पहला फंक्शन प्रिंट फंक्शन क्या करता है, डायरेक्टली यहां पर आपके द्वारा लिखी गई स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है, और हेलो स्टूडेंट्स यहां पर प्रिंट हो गया। सर और कुछ प्रिंट कराना है तो यहां पर लिखूंगा सीरियल डॉट प्रिंट, और यहां पर हमको लिख देना पड़ेगा एम्बेड सी। हमने क्या लिख दिया, एम्बेड सी लिख दिया सपोज है। अब इसको एक बार फिर से मैं रिफ्रेश मार दूंगा, रीस्टार्ट कर दूंगा सिमुलेशन को, तो आप देखिए यहां पर लिख उठा है हेलो स्टूडेंट्स एम्बेड सी। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि दोनों जो आपके कोड के आंसर हैं दोनों लाइन के, वो एक ही लाइन में आ रहे, है ना। तो सर इसके लिए हमारे पास क्या फैसिलिटी होती है, तो बच्चा इसके लिए हमने आपको बता रखा था बैकस्लैश n। किसके बारे में बताया था, बैकस्लैश n के बारे में, जो कि क्या करता है, नई लाइन से आपके आउटपुट को लाने का काम करता है। और यहाँ पर आपका आउटपुट कैसे आ गया, नई लाइन से आ गया। लेकिन हमको ना एम्बेड सी में एक बढ़िया फैसिलिटी मिलती है, और वो बढ़िया सी फैसिलिटी क्या होती है कि सर हमारे पास प्रिंट फंक्शन के साथ साथ प्रिंट एलन फंक्शन भी होता है। कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट एलन फंक्शन भी होता है, जिससे आपका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली नई लाइन में आ जाता है। कैसे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नई लाइन में आ जाएगा। अभी ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, बैकस्लैश n हटाता हूँ या फिर बैकस्लैश n रहने देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने एक नया कोड लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एलन, है ना, और सीरियल डॉट प्रिंट एलन के बाद हमने लिख दिया अपना नाम, ऐसे लिख दिया। सेव करूंगा, और नहीं सेव नहीं करना है, डायरेक्टली सिमुलेशन को रन कराते हैं हम लोग। ये सिमुलेशन को हमने फिर से रिस्टार्ट कर दिया। अब देखो अजय आ रहा है, लेकिन अजय कहाँ आ रहा है, अजय एम्बेड सी के तुरंत बाद आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगा हुआ है। कहाँ, यहाँ पर। तो प्रिंट फंक्शन का मतलब जहां पर आउटपुट प्रिंट किया, कर्सर वहीं पर छोड़ दिया है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सर प्रिंट एलन लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अजय जहां प्रिंट किया तो प्रिंट करने के बाद कर्सर को नई लाइन में भेज देगा। कर्सर को कहां भेजेगा, नई लाइन में। बात को समझते चलिएगा। इसने क्या किया, इसने प्रिंट किया क्या, हेलो स्टूडेंट्स, और बैकस्लैश n ने कर्सर को नई लाइन पर भेज दिया। फिर इसने क्या प्रिंट किया, इस वाले स्टेटमेंट ने एम्बेड सी को प्रिंट किया और कर्सर को वहीं पर छोड़ दिया। जब कर्सर वहीं पर छूट गया तो उसके जस्ट बाद क्या प्रिंट हुआ, अजय प्रिंट हुआ। और अजय प्रिंट होने के बाद कर्सर कहां भेज दिया गया है, नई लाइन पर, क्योंकि प्रिंट एलन लगाया है। अब इसके बाद कुछ भी लिखोगे ना तो वहां पर ध्यान से देखो, हमने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट, इस बार प्रिंट ही लगा रहा हूं, और यहां पर मैंने लिख दिया कि आई एम अ न्यू लाइन,
आई एम अ न्यू लाइन। और हम लोग सिमुलेशन को फिर से रिस्टार्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखो आपका आंसर भैया नई लाइन में आ रहा है। बात समझ में आई ना? तो हमको नई लाइन में कैरेक्टर को कर्सर को भेजना है तो क्या यूज करेंगे? प्रिंट एलन यूज करेंगे। और वहीं रखे रहना है कर्सर को तो क्या यूज करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये इतनी सी चीज आपको समझ में आई होगी कि नॉर्मली कुछ भी प्रिंट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, है ना? और प्रिंट करके कर्सर को नई लाइन पर भेज देना है तो प्रिंट एलन फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बार प्रिंट करना है तो वॉइड सेटअप के अंदर, बहुत ज्यादा बार प्रिंट करना है तो वॉइड लूप के अंदर। आओ करके भी देखते हैं। देखिए हमने इसको यहां से ये सारा हटा दिया, हटाया ना? हटाने के बाद बच्चों हम आ जाते हैं वॉइड लूप में। हम कहां आ गए? वॉइड लूप में आ गए। और वॉइड लूप में हमने कहा सीरियल डॉट प्रिंट, और क्या प्रिंट किया? हमने प्रिंट कर लिया अपना नाम। और हमने सिमुलेशन को फिर से रिस्टार्ट किया। अब आप देखो अजय कितनी बार प्रिंट हो रहा है। आप ध्यान से देखिए अजय इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहां लगा दिया है? वॉइड लूप के अंदर। और वॉइड लूप क्या कहता है? इनफाइनाइट टाइम्स तक हम लोग किसी भी प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक, अच्छा सर प्रिंट लिया आपने, प्रिंट एलन ले लेते तब क्या होता? भैया जब प्रिंट एलन ले लेते हम लोग तो यहाँ पर ये चीज है अजय नई लाइन से आने लगता। अभी देखो एक साथ चल रहा है ना, हमने प्रिंट एलन ले लिया और इसको रिफ्रेश मार दिया। अब देखिए अजय के बाद लाइन तुरंत चेंज हो जा रही है। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से क्या हो जाएगी? आपकी लाइन बदल जाएगी। कब? प्रिंट एलन के बाद। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको बार बार किसी चीज को प्रिंट कराना होगा तो हम लोग लूप के अंदर ले जाएंगे, और एक बार कहीं प्रिंट कराना होगा तो हम लोग कहां रखेंगे? सेटअप के अंदर रखेंगे। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना? तो भैया ये इस तरीके से हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? हमने यूज कर लिया आपका वॉइड सेटअप और वॉइड लूप के अंदर प्रिंट फंक्शन और प्रिंट एलन फंक्शन, ये दो फंक्शन हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना? तो यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं बच्चों कि हम इसमें कमेंट पढ़ चुके, कमेंट के साथ साथ प्रोग्राम कैसे लिखना है वो भी हम लोग पढ़ चुके। अब बात आती है ऑपरेटर की। सी लैंग्वेज के सारे ऑपरेटर आप इसमें इस्तेमाल कराएंगे। मैं एक ऑपरेटर, दो ऑपरेटर आपको यूज करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना? बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से समझिएगा। अच्छा, ऑपरेटर पढ़ाने से पहले बच्चा मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है सर वेरिएबल कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा कैसे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। अच्छे से समझना। मैंने यहां पर क्या किया? मैंने यहां पर लिखा इंट n बराबर 4। क्या लिखा? इंट n बराबर 4। और उसके बाद हमने सीरियल डॉट बिगिन सेट किया, कितना? 9600। उसके बाद हमने सीरियल डॉट प्रिंट करा लिया, प्रिंट एलन कराया। किसको? यहां पर लिखा रिजल्ट। मैंने क्या लिख दिया? रिजल्ट इक्वल, और उसके बाद फिर से आया और यहां पर लिखा सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक? और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया एन। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं रन कराऊंगा तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? रिजल्ट बराबर 4 मिल रहा है, ठीक? यहां से मैं एलन को हटा दूंगा तो एक ही लाइन में आ जाएगा। अब देखो आंसर क्या आ रहा है आपका? रिजल्ट बराबर 4। बात समझ में आई ना? लेकिन यही दोनों चीजें अगर इसी को मैं यहां प्रिंट कराऊं, ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिखता हूं सीरियल डॉट प्रिंट, और सीरियल डॉट प्रिंट एलन के अंदर हमने क्या लिखा? एन लिखा, और रन कराऊंगा, ठीक है ना? जैसे रन कराया आप ध्यान से देखो, हमको एरर मिल रही है। क्या मिल रही है? एरर। और कौन सी एरर? कह रहा n was not declared in this scope। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो लोकल वेरिएबल होता है उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर तक ही होता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। तो आज ये प्रमाण भी आपके सामने सिद्ध हो गया। क्यों? कैसे सर ऐसा हुआ? क्योंकि भैया आप ध्यान से देखो, n कहां डिक्लेयर है? सेटअप में डिक्लेयर है ना, तो n कहां काम करेगा? सेटअप के अंदर ही काम करेगा। और हमने n को कहां कॉल कर लिया है? लूप के अंदर, और लूप के अंदर हमने n को डिफाइन नहीं किया, इसीलिए काम नहीं कर रहा। ये बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा सर, फिर आपने कहा कि ग्लोबल वेरिएबल होगा तो हर जगह काम करेगा, यही तो कहा था। और देख लेते हैं हमने क्या किया, n को यहां से छुट्टी कर दिया, n की यहां से हमने कर दी छुट्टी, और हमने n को कहां डिक्लेयर कर दिया? हमने n को डिक्लेयर कर दिया ऊपर। कहां डिक्लेयर किया? ऊपर। इंट n बराबर 6, इंट n बराबर
कर दिया। अब हम यहां पर भी कॉल करा रहे हैं इसको n को सेटअप के अंदर, और कहां काम करा रहे हैं, लूप के अंदर भी कॉल करा रहे हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, ऊपर हमने सेमीकोलन मिस कर दिया, ये लगा देते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल हमने कहां डिक्लेयर किया, सबसे पहले, और सेटअप और लूप दोनों के बाहर, और हमने यहां पर भी n कॉल कराया, हमने यहां पर भी n कॉल कराया। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि हम जब यहां पर इसको रन कराएंगे, सिमुलेशन को फिर से रिस्टार्ट करेंगे, तो आप ध्यान से देखो, n छपा ना, ऊपर छप गया एक बार, और नीचे भी आपका मल्टीपल टाइम, इनफाइनाइट टाइम ये प्रिंट हो रहा है। बात समझ में आई? अब प्रोग्राम ने कोई एरर दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि n क्या है, ये वाला, तो ये वाला n भैया है ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा सर, लोकल वेरिएबल क्या होता है वो तो बता दीजिए। तो भैया लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल अगर आप सेटअप के अंदर डिफाइन करते हो तो वो लोकल हो गया। अब वो कहां तक काम करेगा, सेटअप के अंदर तक काम करेगा। लूप के अंदर डिफाइन करते हो तो लूप के अंदर ही काम करेगा। ये इतनी बात समझ में आ गई ना। हाँ, अब हम बात करने वाले थे किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले थे आपके ऑपरेटर्स के बारे में, कि ऑपरेटर कैसे होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले थे। यहां से इसको हटा दें, n को हटा दिया जाए। चलिए n को यहां से हटा दिया जाता है। लोकल और ग्लोबल आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं, एक हमने ले लिया x नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसकी वैल्यू 7 ले ली। ठीक, और हमने यहां पर ले लिया इंट y नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने ले रखी है 3। कितना ले लिया, 3 ले लिया, या फिर 2 ले लिया। और हमने एक और ले लिया वेरिएबल इंट res, किस नाम का, रिजल्ट नाम का, और इसमें अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है। और हम यहां पर आ जाते हैं और लिख देते हैं आउटपुट बराबर, क्या लिख दे रहे हैं, आउटपुट बराबर। और आउटपुट बराबर क्या लाना है, आउटपुट बराबर लाना है res। क्या लेकर के आना है बच्चों, res। अभी हम इसको रन कराएंगे, आप देखिए आपको यहां पर केवल मिल रहा है आउटपुट बराबर 0। क्यों, क्योंकि अभी रिजल्ट की वैल्यू हमने कुछ डिफाइन नहीं करी है। अब हम लोग रिजल्ट की वैल्यू डिफाइन करते जाएंगे और आप उसको एक एक तरफ से समझते चलिएगा। हमने कहा रिजल्ट बराबर x प्लस y, x प्लस y। बच्चों, इसको रन कराऊंगा तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 आपका आंसर 9 हो गया। बात समझ में आई? आप प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे ही आप माइनस का इस्तेमाल करेंगे तो घट जाएगा, और 7 में से 2 घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही आप गुणा कर लीजिएगा, ऐसे ही आप भाग कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ चुनिंदा ऑपरेटर ही बताऊंगा जिनसे सवाल पूछा जा सकता है। यहां पर याद रखना कि 2 में 7 से भाग दिया जा रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो किस फॉर्मेट में लिया गया है, इंटीजर फॉर्मेट में लिया गया है। इसको मैं फ्लोट फॉर्मेट में ले लूंगा और रन कराऊंगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3.00। क्यों 3.00? क्योंकि इंटीजर में इंटीजर से भाग देंगे तो आउटपुट भी इंटीजर में ही आएगा, और इंटीजर को जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, फ्लोट में कन्वर्ट किया जा रहा है। सर जी आप एक बात बताइए, हमको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, फ्लोट के फॉर्मेट में चाहिए। जब क्या करेंगे, तो आप ऐसा करेंगे कि x और y दोनों को किस में बदल लेंगे, फ्लोट में बदल लेंगे। किस में बदलेंगे, फ्लोट को। और अब आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में आ गया, फ्लोट के फॉर्मेट में। इतनी बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से आपको फ्लोट में आंसर चाहिए तो फ्लोट में आप ला सकते हो। बाकी हमने आपको टाइप कास्टिंग पढ़ा रखी है सी लैंग्वेज में, आप उसको पढ़ेंगे। ऑपरेटर पढ़ना है, आप सी लैंग्वेज में जाइए, सारा का सारा ऑपरेटर वही है, ठीक है ना। सी लैंग्वेज का सारा ऑपरेटर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, और इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो आराम से इत्मीनान से यहाँ पर आ जाएगा। आगे चला जाए, मॉडुलस ऑपरेटर ले आएंगे भैया, कैसे काम करेगा फटाक से आंसर बताएंगे। एक आएगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1, क्योंकि 7 को 2 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बात करते हैं, हमने कहा x बड़ा है किससे, x बड़ा है y से। क्या ये बात सही है, हाँ ये बात ट्रू है, और ट्रू पर आउटपुट 1 आता है। ट्रू पर आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। और हमने कह दिया क्या जो 7 है वो बराबर है 2 के, ये गलत बात है, 7 2 के बराबर नहीं है, इसीलिए आउटपुट कितना आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से ये भी आप यूज कर लेंगे। आगे बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, हर चीज हमने आपको पढ़ा रखी है ना। तो ऑपरेटर की पूरी कहानी आप सी लैंग्वेज से कॉपी करेंगे और हर चीज यहाँ पर लाकर के पेस्ट करेंगे जो सी लैंग्वेज में पढ़ाया है। जैसे बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें, यहाँ पर हमने लगा दिया एंड,
अब आप बताएंगे हमको आंसर कितना आएगा। सर 7 को कहते हैं 1 1 1, 7 को क्या बोलते हैं 1 1 1, और 2 को क्या बोलेंगे 1 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 2 ही आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूं, 2 आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है, अगर अभी आप ये नहीं सीख पाए हैं, सी लैंग्वेज वाली वीडियो एक बार जरूर देखिए, वहां से आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक, और उसके बाद एंड लगा दूंगा। एंड में आपको पता है कितना आएगा, मुझको तो पता है कितना आएगा भैया, 7 ही आएगा। क्यों 7 आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक भी बाइट आपकी, एक भी बिट आपकी 1 है तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका 1 ही आएगा। किसमें, सॉरी और ऑपरेटर में। और एंड में क्या कहता है, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपकी कहानी किस चीज की रही, ये आपकी कहानी रही ऑपरेटर की। ऑपरेटर आप समझ लेंगे। अब सबसे काम का ऑपरेटर मैं आपको सिखाने चला, और वो ऑपरेटर हमारा क्या है, वो ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप इसको आराम से समझेंगे भैया। हमने क्या किया, ध्यान से एकदम देखना। हमने यहाँ पर x बराबर ले लिया है 7, कितना ले रखा है 7, और हमने इंट रिजल्ट नाम का एक ऑपरेटर ले लिया। अब हमने कहा कि यहाँ पर आप किसको प्रिंट करो, यहाँ पर आप x को प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, x को प्रिंट करो। अब ध्यान से देखो, रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पर आ गई इतनी, और इसके बाद हमने कहा सीरियल डॉट प्रिंट। सीरियल डॉट प्रिंट के बाद यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट कहते हैं, प्रिंट के बाद भैया यहाँ पर आ गया x बराबर, ठीक। उसके बाद यहां पर हमने ले लिया सीरियल डॉट प्रिंट, और यहां पर हमने प्रिंट कर दिया किसको, x को प्रिंट कर दिया। ध्यान से देखना और बात को ध्यान से समझना। अभी यहां रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, सर रिजल्ट की वैल्यू भी हमारी कितनी भैया 7 है, आउटपुट 7 आ रहा है। और साथ साथ यहां पर मैं RES ही कर देता हूं। कितना कर दिया, मैं RES कर दिया, और यहां पर EX कर दिया। आराम से समझते चलना। यहां पर अभी RES में क्या है, RES में x है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो RES की वैल्यू कितनी 7, और x की वैल्यू कितनी 7। अब हमने यहां पर कहा कि लगा दिया इसमें इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट अगर पीछे लग रहा है, x के पीछे प्लस प्लस लग रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और यही इंक्रीमेंट अगर आगे लग रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि पहले वैल्यू यूज कर लो आप, उसके बाद इंक्रीमेंट हमारे में होगा। और प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले हमारे में इंक्रीमेंट होगा तब वैल्यू यूज होगी। ठीक है ना, ये हमने आपको पढ़ाया था और समझाया था। अब इसमें क्या किया गया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले वैल्यू x बराबर, मतलब रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब तब x में 1 बढ़ेगा, पहले रिजल्ट को पहले 7 मिल जाएगा तब x में 1 बढ़ेगा। मतलब रिजल्ट की वैल्यू कितनी होगी 7, और x की वैल्यू कितनी होगी, बाद में बढ़ गया ना तो कितनी हो गई 8। ठीक है ना, यही तो हमने पढ़ाया आपको, और आप देखिए आंसर भी यही आया आपका। क्यों, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू आप हमसे ले लीजिए तब उसके बाद हमारे में इंक्रीमेंट होगा। तो x ने अपनी वैल्यू दे दी किसको, रिजल्ट को। 7 कहां चला गया, रिजल्ट में। अब रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। अब x बढ़ जाएगा, एक 7 से कितना हो गया 8 हो गया। बात समझ में आई, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। सर प्री इंक्रीमेंट कैसे होता है, तो भैया प्री इंक्रीमेंट कहां लगता है, प्री इंक्रीमेंट पहले लगता है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं पहले हम खुद बढ़ेंगे तब अपनी वैल्यू किसी दूसरे को देंगे। मतलब x पहले खुद बढ़ेगा तो x 7 से कितना हो गया 8 हो गया, और अब x की वैल्यू कहां जाएगी, रिजल्ट में। मतलब 8 जाएगा कहां, रिजल्ट में। मतलब रिजल्ट भी कितना हुआ 8 हुआ, x भी कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है ना, तो अब हम रन कराएंगे तो दोनों 8 आएगा, तब हम सही पढ़ रहे हैं, नहीं तो गलत पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं ना। तो x की वैल्यू भी कहां गई, पहले बढ़ी 7 से 8 हुई, तब जाकर के वो रिजल्ट में चढ़ी। बात समझ में आ गई। आइए आगे बात करते हैं भैया। इसी में हमने कह दिया, ध्यान से देखो, प्लस x कहा, क्या कहा, प्लस प्लस x प्लस x। अब आप समझिए, अब इसको हम लोग रन कराते हैं, और आप ध्यान से देखिए आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। सर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको समझा देता हूं भैया। यहाँ पर 2 ऑपरेटर है हमारे पास। कितने ऑपरेटर, अच्छे से समझिएगा, 2 ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर क्या कह रहा है, पहला ऑपरेटर कह रहा है इंक्रीमेंट, और दूसरा ऑपरेटर क्या कह रहा है, एडिशन। ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रेसिडेंसी टेबल।
अब इस प्रेसिडेंसी टेबल में देखिए आपको ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर है आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया गया है और उसके नीचे एडिशन ऑपरेटर है। इसका मतलब पहले कौन सॉल्व होगा, पहले इंक्रीमेंट सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, तो उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा। तो पहले इंक्रीमेंट करो, पहले इंक्रीमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंसी क्या बताती है कि जब ढेर सारे ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो उसमें से पहले किसको सॉल्व करना है, तो पहले किसको सॉल्व करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को। तो पहले इंक्रीमेंट सॉल्व करो, मतलब यक्स की वैल्यू क्या करो, पहले बढ़ाओ, और यक्स की वैल्यू पहले बढ़ेगी, कितनी बढ़ी, 7 से कितनी हुई 8। अब यक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। जो 8 यहां रखोगे, 8 यहां आपने रख दिया, यक्स की वैल्यू कितनी रख उठी 8, समझते चलो। यहां पर भैया क्या रख उठा, यक्स की वैल्यू रख उठी 8 प्लस, अब यक्स की वैल्यू फिर रखनी है, यक्स की वैल्यू कितनी है 8 हो गई है ना, तो यहां पर क्या रखा जाएगा 8 रखा जाएगा, और 8 और 8 कितना हो रहा है 16 हो रहा है। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा, यहां पर x बराबर x 7 से 8 हो गया, और जब यहां वाला 8 हो गया तो यहां वाला 8 माना ही जाएगा, ठीक। तो 8 8 कितना हो गया 16, और x की ओरिजिनल वैल्यू भी कितनी मिल रही है आपको 16। अच्छा सर इसको मैं काट देता हूं, यहां पर हमने प्री इंक्रीमेंट की जगह पर क्या कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट, और अब इसको रन कराएंगे तो अब आपको आंसर कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 15। समझिएगा कैसे 15 मिल रहा है। अब यहां पर भी हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक इंक्रीमेंट है और एक एडिशन, एक इंक्रीमेंट और एक एडिशन, और प्रेसिडेंसी टेबल में अभी आपने देखा कि सबसे पहले इंक्रीमेंट सॉल्व होता है, उसके बाद एडिशन सॉल्व होता है। तो पहले इंक्रीमेंट सॉल्व करें, आइए करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हमसे पहले वैल्यू ले लो, हमसे पहले वैल्यू ले लो तब हम बढ़ाएंगे अपने आप को। तो यक्स ने अपनी वैल्यू दे दी, कितनी दे दी 7, और अब यक्स बढ़ गया, कितना हो गया 8 हो गया। यक्स ने अपनी वैल्यू यहां पर क्या रखी भैया, यक्स ने अपनी वैल्यू यहां पर रखी 7, कितनी रखी 7 रखी, और अब यक्स बढ़ के कितना हो गया 8, और यहां पर उसके बाद यक्स की वैल्यू फिर रखनी है, यक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 8 हो गई है, यहां पर क्या रखा जाएगा, यहां पर भैया 8 रखा जाएगा, और 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, और यक्स की फाइनल वैल्यू कितनी है 8 हुई है ना। देखिए यक्स की वैल्यू यहां पर कितनी आ जा रही है 8 आ रही है। इतनी बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पक्का नहीं है ना। आइए बात करते हैं कि जब सर यहां पर डिग्री बढ़ जाए, डिग्री का मतलब यहां पर हमसे कह दिया जाए कि प्लस प्लस के बाद प्लस प्लस, ऐसा रन कराते हैं। आंसर आप ध्यान से देख लो, अब बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अब सर ये कैसे हो रहा है, एकदम आराम से और इत्मीनान से समझना। हमको बताया जा रहा है कि यहां पर यक्स क्या करेगा, यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर चीजें आपको समझ एकदम बढ़िया से समझनी है। यहां पर अब समझो बात को, हमारे पास कितने ऑपरेटर हैं, दो ऑपरेटर, एक प्लस है और एक प्लस प्लस है, एक प्लस है और एक प्लस प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस प्लस कितना है, दो दो की है, एक में प्री इंक्रीमेंट है और एक में पोस्ट इंक्रीमेंट। जब ऐसी स्थिति बने तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंक्रीमेंट में जब दो दो इंक्रीमेंट आ जाए, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, तो हमको राइट से चलना होता है। कहां से चलना होता है, राइट से चलना होता है। सॉल्व हम लोग हमेशा कैसे करेंगे, राइट से करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। इंक्रीमेंट में केवल, और किसी में नहीं, किसमें, इंक्रीमेंट में। अब ध्यान से देखो, पहले राइट वाला सॉल्व करो, करा जाए राइट वाला सॉल्व। भैया ये क्या कहता है, ये कहेगा कि पहले वैल्यू हमारी बढ़ाओ, तो यक्स बराबर 7 था, कितना हो गया 8 हो गया। तो यहां पर कितना रखेंगे हम लोग, यहां पर कितना रखेंगे, यहां पर हम लोग रखेंगे, पहले इधर आ जाते हैं, हमने रखा कितना 8 रखा, कितना रखा बच्चा 8 रखा। अब यहां पर आइए, यहां पर लगेगा प्लस, यहां पर क्या लगा प्लस। अब इधर आइए, ये क्या कहते हैं, कहते हैं वैल्यू हमारी जो है आप उसको ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे। तो यक्स की वैल्यू कितनी है 8 है ना, काहे कि उसने बढ़ा रखी थी, 7 से कितना करा उसने 8, और इनको यक्स के बराबर 8 मिला। अब ये कह रहे हैं पहले हमारी वैल्यू आप ले लो तब हम बढ़ाएं, तो यक्स बराबर ये भी कितना रखेंगे 8 रखेंगे, और ये खुद कितना हो जाएंगे, तो ये खुद हो जाएंगे 9, कितना हो जाएंगे 8 रखे और 8 के बाद बढ़ गए, कितना हो गया एक्स बराबर, एक्स की फाइनल वैल्यू 9 ना। देखो यहाँ पर एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 9, लेकिन यहां पर क्या जुड़ेगा 8 और 8, तो 8 8 कितना हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं।
एकदम क्लियर हो गया ना। तो ये इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा सर, एक बार फिर से इसकी डिग्री हम लोग और बढ़ाते हैं। सवाल आपसे क्रिटिकल पूछ सकता है हमेशा। यहाँ पर हमने करा x प्लस प्लस सेमीकोलन और रन कराया। पहले आंसर देखिए, फिर कॉन्सेप्ट समझिए। आंसर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अब भैया यहाँ पर भी कितने ऑपरेटर? 2 ऑपरेटर, एक प्लस वाला और एक प्लस प्लस का। और प्लस प्लस भी कितना है? 2 है ना। इंक्रीमेंट भी कितना है? 2 है। और कैसे इंक्रीमेंट है दोनों? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है? सर पहले वैल्यू हमसे ले लो तब हम बढ़ेंगे। तो वैल्यू देगा ना, किधर से? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से चलेगा ना। आइए समझते हैं। इन्होंने अपनी वैल्यू कितनी रखी? 7, और ये बढ़ के कितने हुए? 8। अब x कितना हो गया? x कितना हुआ? 8। अब इसके पास गया x 8 लेकर के। ये भी क्या करेंगे? कहेंगे वैल्यू जो है आपकी वो रख दीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे। तो x ने कितना रखा? 8 रखा। और अब x कितना हो गया? x की फाइनल वैल्यू बच्चा कितनी आ रही है? 9। लेकिन यहाँ पर 7 रखा गया, यहाँ पर 8 रखा गया, और 8 7 कितना होता है? क्या एकदम सही पढ़ रहे हैं हम लोग? बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अच्छा सर, एक डिग्री थोड़ी सी और बढ़ाइए, ऐसा। अब बताइए, अब मामला थोड़ा सा और गंभीर बनेगा। अब हमारे पास ध्यान से देखो, इंक्रीमेंट कितने हैं? 3 इंक्रीमेंट, जिसमें से 2 प्री इंक्रीमेंट है, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक कितना है? प्री इंक्रीमेंट। अब हमने बताया जब इंक्रीमेंट की संख्या ढेर सारी हो जाए तो हमको क्या करना है? तो हमको राइट साइड से टैकल करना है। आइए राइट साइड से टैकल करते हैं। इनकी कहानी क्या है? ये कहते हैं कि पहले हमको बढ़ाओ तब वैल्यू देंगे हम। तो इनको बढ़ा दो। 7 से कितना हो गया? वैल्यू दे दिए ना। कितना दिए? 8 दिए। 8 रख उठा। और उसके बाद इनके पास गए। ये क्या कहते हैं? कहते हैं पहले वैल्यू रखूंगा तब बढ़ाऊंगा। तो इन्होंने भी कितना रखा? 8 रखा, और बढ़ के कितने हो गए? 9। इनके पास गया। ये कहते हैं हम भी वैल्यू पहले रखेंगे तब खुद बढ़ेंगे। इन्होंने कितना रखा? 9 रखा, और बढ़ के कितने हुए? 10। x की फाइनल वैल्यू, x की फाइनल वैल्यू 10। आप ध्यान से देखो, x की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? एकदम सही पढ़ रहे हैं ना हम लोग आज। उसके बाद रखा कितना गया है? रखा गया भैया 8 8 9। पक्का? 8 8 9, 8 8 16, 16 9। आंसर कितना आ रहा है? अब ये सवाल गलत नहीं होगा ना? पक्का? तो अब आईओटी में ऐसे सवाल आपके आ जाएं तो उसको कभी गलत मत करिएगा। ठीक है ना? तो समझ में आ गई होंगी हर चीज बढ़िया से। अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप हमको फिर बताइए, हम अगली वीडियो में उसको जरूर दूर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर।